थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी इन योर सेशन। बेसिकली जो आप आज टॉपिक लेके आए हैं लॉ ऑफ बेल्स पे, ये बेसिकली एज अ फंडामेंटल राइट कि अगर आप एक एक्यूज्ड को फेयर ट्रायल अपॉर्चुनिटी देते हैं तो फेयर ट्रायल अपॉर्चुनिटी के हवाले से बेल एक बहुत बड़ा इंटरम रिलीफ है। और बेसिक अगर मैं इसको बाइफरकेट करूं तो बेल डिवाइडेड हमारा CRPC जो है ये 496, 497 और 498 CRPC, इसको तीन जो हैं सेक्शंस जो हैं वो गवर्न करते हैं। बेसिकली अगर ऑफेंसेस की आप तकसीम देखें तो ऑफेंसेस को नॉर्मली दो तरह की तकसीम की गई है। कुछ ऑफेंसेस बेलेबल नेचर के हैं और कुछ ऑफेंसेस जो हैं वो नॉन बेलेबल नेचर के हैं। अब बेलेबल ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस हैं जिसमें एज ए मैटर ऑफ राइट बेल एक एक्यूज का राइट होती है, और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस ये हैं जिसके अंदर डिस्क्रेशन कोर्ट को दी गई है कि वो बेल करें या खारिज कर दें। तो इसमें अगर आप नए सुनने वालों को अगर मैं रेफ़र करूं तो हमें तारिक बशीर केस जो है वो इंटरप्रिटेशन है इन तीनों सेक्शंस की, PLD 1995 सुप्रीम कोर्ट पेज 34, जिस पे ये सारा का सारा इसको बड़ा एग्जॉस्टिव अंदाज के अंदर लॉ ऑफ बेल्स की इंटरप्रिटेशन एपेक्स अगर सुप्रीम कोर्ट ने की है, जिसमें कि नए पढ़ने वालों को और नए प्रोफेशन में आने वालों के लिए एक मशले राह है कि वो बेलेबल ऑफेंसेस जो हैं उसमें प्रोसीजर क्या होगा, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस जो हैं उसका प्रोसीजर क्या होगा, और वो कौन सी ऐसी मुरवजा ग्राउंड्स हैं जिस पर कि नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के अंदर जिसमें एज ए मैटर ऑफ राइट बेल नहीं की जा सकती, आपको बेल कोर्ट अपनी डिस्क्रेशन पर ग्रांट कर सकती है। अब इसके बाद थर्ड प्रोविजन ऑफ लॉ जो है वो प्री रेस्ट बेल के हवाले से है कि कबल गिरफ्तारी 498 CRPC इसको गवर्न करती है। लेकिन इस केस के अंदर अगर आप इंटरप्रिटेशन देखें तो हिदायतुल्ला केस 1949 का जो लॉ है वो इसको बेसिकली गवर्न करता है, और इसके अंदर इंटरप्रेट किया गया कि 498 मेलाफाइडी इंटेंशन और अल्टीरियर मोटिव्स के कंटेंट को बयान किया गया। फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, अगर आप लॉ ऑफ बेल के हवाले से हिस्ट्री देखें तो ये आपको मुख्तलिफ सेक्शंस की इंटरप्रिटेशन करता हुआ ये सेक्शन 498 मिलेगा। जैसे हिदायतुल्ला केस के बाद फिर कुदरत बीबी केस है, हम बहुत ज़्यादा कोट करते हैं मुराद खां केस PLD 83 सुप्रीम कोर्ट पेज 82, फिर अरशद वगैरह केस है PLD 2009 सुप्रीम कोर्ट 427, फिर इसी तरह वक्त गुजरते गुजरते आपका सुमरो केस आ गया PLD 2017 सुप्रीम कोर्ट 730। अभी सब्सिक्वेंटली अभी जो रिसेंट टाइम के अंदर उन्होंने सुमरो केस को एपेक्स अगर सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्स कर दिया कुछ ग्राउंड्स के ऊपर, और अभी जो केसेस जिनको हम बहुत ज़्यादा कोर्ट कर रहे हैं, जो जिनको हम एज ए गाइडेड प्रिंसिपल जिससे ले रहे हैं, वो सुमरो केस के बाद सुलंगी केस आया है, चन्ना केस बहुत ज़्यादा हम कोर्ट कर रहे हैं। अगर आप सेक्शन वाइज से पढ़ना चाहें तो इसमें आप 2019 SCMR 1149 है, उसके बाद फिर इसमें 2020 SCMR 249 है। आप चन्ना केस बहुत ज़्यादा कोर्ट हो रहा है 2020 SCMR 293। तो इसके अंदर बेसिकली उन्होंने सुमरो केस को जो है डिस्कार्ड कर दिया कि आपको मेलाफाइड इंटेंशन और इसके साथ अल्टीरियर मोटिव्स जो हैं उसको स्टैब्लिश करना पड़ेगा, वरना आपको प्री रेस्ट बेल एज ए मैटर ऑफ राइट आप नहीं ले सकते, क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ है। और इसी सीक्वेंस के अंदर जो पोस्ट टेस्ट बेल की आप बात करें तो पोस्ट टेस्ट बेल के अंदर जो अब तक ग्राउंड्स जो हैं जिनको हम इंटरप्रिटेशन में पढ़ सकते हैं, जैसे डिले ऑफ FIR एक ग्राउंड है, किसी शख्स का FIR में नामजद ना होना, सब्सिक्वेंटली उसको नामजद करना थ्रू ततिम्मा बयान, और उसमें सोर्स ना दिया, वो सेक्शन जो अप्लाई किए गए हैं और वो अकॉर्डिंग टू द कंटेंट ना बनते हो। इप्सी डिक्सिट ऑफ पुलिस कभी भी बाइंडिंग नहीं है, लेकिन इप्सी डिक्सिट ऑफ पुलिस रेलिवेंट है अगर पुलिस इंक्वायरी करने के बाद ये लिखे कि आप मौके पे मौजूद हैं और आपने कोई ओवर एक्ट नहीं किया, तो इसमें 2012 SCMR 1173 इसानुल्लाह केस आप पढ़ सकते हैं, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि इट्स केस ऑफ 2 वर्जन। इसी तरह आपका क्रॉस वर्जन केसेस के हवाले से लॉ इंटरप्रेट किया गया कि जो काउंटर केसेस होंगे, काउंटर वर्शन होगा, उसके अंदर जो है ये फर्दर इंक्वायरी के एम्बिट में चला जाएगा। फिर इसी तरह से मेडिकल एविडेंस की जो आपको ऑकुलर को अगर मेडिकल एविडेंस सपोर्ट नहीं कर रही तो वो भी बेल फर्दर इंक्वायरी के एम्बिट में चली जाती है। तो ये सेक्शन 497 सब सेक्शन 2 जो है ये फर्दर इंक्वायरी के एम्बिट को जो है वो मुख्तलिफ सेक्शंस को मुख्तलिफ प्रपोजिशंस को इंटरप्रेट किया गया। इसी तरह फिर हमारी एक स्टैट्यूटरी प्रोविजन है जो सेक्शन 497
4 के अंदर 3 और 4 के अंदर मेंशन की गई कि ऑफेंसेस को उन्होंने मुख्तलिफ कॉलम्स में डिवाइड कर दिया कि जैसे आप 302 का कैपिटल पनिशमेंट का केस है, अगर उसका ट्रायल 2 साल के अंदर नहीं होता और एक्यूज या उसके बिहाफ पे पेश होने वाली की वजह से डिले नहीं है तो स्टेचूटरी प्रोविजन पर, स्टेचूटरी पीरियड पर बेल जो है वो ग्रांट की जा सकती है। इसी तरह कैंसिलेशन ऑफ बेल के लिए सेक्शन जो गवर्न करता है वो 497 सब सेक्शन 5 है, और उसकी भी इंटरप्रिटेशन अगर आपने पढ़नी हो तो ये मुख्तलिफ केस ला के अंदर इसको इंटरप्रेट किया गया कि जैसे सेक्शन 497 के अंदर कैंसिलेशन ऑफ बेल में जो सेक्शन लिए गए हैं कि अगर रिपीट कर दिया जाए सेक्शन, अगर रिपीट कर दिया जाए ऑफेंस, या जो एक कंपाउंडिंग की गई है और उसको रिपीट कर दें, या उसको जो जिन ग्राउंड्स के ऊपर कंप्रोमाइज़ किया गया था उसको फुलफिल ना किया जाए, या कोई ऐसा फ्रेश मटेरियल इन्वेस्टिगेशन फर्दर इन्वेस्टिगेशन में आ जाए तो कैंसिलेशन ऑफ बेल जो है 497 सब सेक्शन 5 के अंदर कैंसिल की जा सकती है। तो ये बेसिकली लॉ ऑफ बेल जो है ये एक इंटरम रिलीफ है कि जिसके अंदर एक एक्यूज की कस्टडी जो है वो श्योरिटी के हवाले कर दी जाती है कि उसका यूजफुल पर्पस नहीं है उसको बिहाइंड दी बार रखने का। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर वो प्रीवियसली कॉन्विक्ट है, उसको पहले सजा हुई भी है, अगर वो हार्ड एंड डेस्परेट क्रिमिनल है तो उसको बेल नहीं की जाएगी, उसको जेल में रखा जाएगा, क्योंकि सोसाइटी जो है वो एट डेंजर होती है उसके बाहर रहने से, वो रेपुटेशन ऑफ क्राइम कर सकता है। तो इस तरीके से ये हमारा लॉ ऑफ बेल जो है इट इज़ इंटरम रिलीफ एंड इट इज़ इंटरम अरेंजमेंट के एक एक्यूज को जेल ऑफ काम से लेने के बाद उसको श्योरिटी के हवाले कर दिया जाता है कि जब जहां उसका ट्रायल आएगा, जब जहां वो दरकार होगा उसको समन कर लिया जाएगा और उसको प्रोसीड किया जाएगा उसके ट्रायल के साथ। तो ये लॉ ऑफ बेल जो है ये एक बड़ा वास्ट सा चैप्टर है और मैं नए आने वालों को पूरे तरीके से इस चीज़ में ये बताना चाहता हूँ कि ये बेसिकली अगर आप लॉ ऑफ बेल को समझेंगे तो फिर ही आप आगे ट्रायल का सीक्वेंस जो समझ सकेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये शॉर्ट सा लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप साइड पर लगे हुए बेल के आइकॉन को ज़रूर लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला इस यूट्यूब चैनल से मैं मज़ीद भी इंशाल्लाह आपको सर्व करता रहूँगा और इंशाल्लाह आने वाले दौर में मज़ीद अच्छे टॉपिक्स को मैं लेके आऊँ। थैंक यू।